किया। मेरी बात समझिए आप। अब मुझे एक बात बताइए, महिंद्रा कंपनी को या स्वराज कंपनी को, मोरी गेट में बैठा हुआ एक छोटा सा व्यापारी जिसने 10 बाई 10 की अपनी एक झोंपड़ी के अंदर अपना एक छोटा सा कारोबार कर रहा है और कोई आइटम तैयार कर रहा है अपने कुटीर उद्योग के रूप में, वो कैसे महिंद्रा या स्वराज को या सोनालिका को कैसे कंपीट कर सकता है? भावना इंसल्ट करने के लिए छोड़ा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पे लूंगी। मैं निरंजन पोद्दार जी के पास जाना चाहती हूँ। निरंजन जी, पूरी डिस्कशन आपने सुनी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? सर नमस्कार मैडम। वंदना जी, बात ये है, आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए। पहले हम बात करते हैं मुलायम सिंह जी की। जैसे आपने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद में मुलायम सिंह जी का नाम इन्होंने जोड़ा, इसके बारे में मैं एक बात कहूंगा, देर आयत दुरुस्त आयत। सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं। मैडम सोनिया जी के लिए जैसे अभी दुष्यंत जी ने बताया, तो वो चीज सबको दिखाई दे रही है कि भाई पिछले 2-3 साल से उनका स्वास्थ्य जो है लगातार गिरता जा रहा है और वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव प्रचार करें और जगह जगह जाकर के रैलियां करें। बात आती है लाल कृष्ण आडवाणी जी और बीजेपी की। जो बीजेपी के अंदर जो वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अभी ये जो चीज हो रही है, इसके अंदर इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। पहला तो ये है कि भाई उनको टिकट नहीं दिया। यहां तक तो एक आम आदमी को, एक आम जो जनता है, उसको ये बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, वो अभी बहुत इस अवस्था में आ गए हैं कि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए उनको हो सकता है कि उनको आराम दिया जा रहा है। वो वहां तक तो ये चीज ठीक समझ में आ रही है। चाहे आप आडवाणी जी की बात कीजिए, चाहे आप मुरली मनोहर जोशी की बात कीजिए, चाहे आप और जो वरिष्ठ नेता है उनकी बात कीजिए। लेकिन जी जो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट से जो इनको बेदखल किया जा रहा है, थोड़ा सा ये क्या है, ये हर आदमी को, और मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये आघात करेगा। फिट नहीं बैठा। मैं एक 15 सेकंड और लूंगा, क्योंकि आज जैसे आम जनमानस में अब एक चीज लोगों के, जैसे अब ये स्टार प्रचारकों की इनकी लिस्ट जारी हुई, तो आम जनमानस के अंदर एक इसका एक लोगों के अंदर एक लोग कर रहे हैं चर्चा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा थे 3 साल तक, उनको मतलब समझ लीजिए वो नेपथ्य में थे, चलिए उनका स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके देहावसान के बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में मोदी जी 15 किलोमीटर पैदल चल करके गए। तो लोग आज ये चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या आडवाणी जी के बाद, आडवाणी जी के देहावसान और भगवान ना करे वो 200 साल और जिए, लेकिन कल को जैसे उनको 2 दिन पुड़ जाते हैं, तो क्या उस टाइम भी मोदी जी ऐसा ही करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो ये फिर एक ये नाटक नौटंकी सी लोगों को नजर आ जाएगी। क्योंकि वो एक कहावत है कि जीवो तड़ा की पूछी बात, मरिया पाछा रांध्या बात, कि भाई जिंदा माँ बाप को कोई पूछता नहीं, मरने के बाद में उसके श्राद्ध कर रहे हैं और उसका ये कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि भाई उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप उनको 2 रैलियों के अंदर उनको रखते, उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखते, और उससे थोड़ा सा मेरे हिसाब से मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ती घटती नहीं। मैसेज एक बहुत गलत गया है। जी बिल्कुल। जी दुबे साहब, घर में खुद परिवारवाद ना हो। भारतीय जनता पार्टी एक खुद बहुत बड़ा परिवारवाद की पार्टी है, उसको दूसरे पे इल्जाम लगाने या उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। जब वो एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठती है। ठीक है निरंजन जी, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है वंदना जी, जैसे अभी दुबे जी कह रहे थे, मेरा एक मानना है कि जैसे वंशवाद एक अलग चीज है, लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करना दूसरी चीज है। आज शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही चीज रिपीट हो रही है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सिक्का चलता था, तो इन्होंने जैसे बलराज मधोक जी जो थे, जनसंघ के जो संस्थापक सदस्यों में से थे, उस टाइम जो हुआ था, शायद आज वो आडवाणी जी के साथ अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी शायद वो कर रही है। तो मेरा तो थोड़ा सा इसके अंदर ये विचार था कि भविष्य को देखते हुए, क्योंकि देखिए इस पायदान पे पहले बलराज मधोक जी थे, उसके बाद में आडवाणी जी, अटल आडवाणी जी आ गए, आज अमित शाह जी और मोदी जी आ गए, कल कोई और आएगा। तो कल को हो सकता है कि यही कहानी, यही इतिहास दोबारा दोहराया जाए। तो मैं बड़ी ही क्षमा प्रार्थी होकर के, और मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से उनको अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रख देते, बाद में जिस कैंडिडेट को उनको जरूरत महसूस होती वो कैंडिडेट उनको बुलाते, और अगर कैंडिडेट को लगता कि नहीं हमारे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार प्रचारक पार्टी की तरफ से लिस्ट में होते हैं, उसके बाद में मेरे हिसाब से जो जितना मेरे को जानकारी है, कैंडिडेट उसमें से डिमांड करते हैं जी हमें ये स्टार प्रचारक चाहिए, फिर पार्टी उपलब्धता के हिसाब से उनको उपलब्ध करवाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वंदना जी, मैं एक चीज और बड़े ही विनम्रता से कहूंगा
कि ये आज जो राजनीतिक बयानबाजी का जो स्तर गिर रहा है, इसका कारण भी मैं ये मानता हूं कि ये जो वयोवृद्ध जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनका जो नेपथ्य में जाना है, उसी का कारण ये है कि जो आज राजनीतिक स्तर, जो राजनीति के अंदर जो बयानबाजी का जो स्तर गिरता जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उस स्तर को बनाए रखने के लिए भी इन वरिष्ठ नेताओं का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। दुष्यंत शर्मा जी, आप कुछ कहा था भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, आज वो ठीक है, कैसे निरंजन बाहर जी, गए, मैं कहना चाहता हूं फटाफट कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, दुबे जी, फकरूल जी, निरंजन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किसानों की बात आप कर बोलिए, रहे आप थे, बोलिए। यूरिया की दुबे जी, मैं बड़ी ही विनम्रता से दाम इन्हें दुबे जी, मैं बड़ी ही विनम्रता से आपको कहना चाहूंगा दुबे जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए आप, कि प्लीज। मेरा आशय जो है वो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे जो वरिष्ठ नेता उनके प्रति था। रही बात आपके जो अभी आपकी जो ये राजनीतिक तू में हो रही है, इसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आती कि मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का मैं वो कहूं और किसी को मैं नीचा दिखाऊं, किसी को ऊंचा दिखाऊं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। मेरा मुद्दा इतना सा था कि जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इसको सींच करके मोदी जी के हाथ में, वो ये एक तरह की ये रिले रेल है, तो इन्होंने जहां इनको बैटन पकड़ाई, उन लोगों को भी कम से कम ये इस स्तर पे लाते कि भाई आगे जाकर के, जैसे मान लीजिए मोदी जी के बाद में अगर कोई दूसरा नेता, मोदी जी से भी ओजस्वी नेता अगर आपकी पार्टी में निकल करके आता है, तो 4 दिन बाद में या मान लीजिए कुछ साल बाद में मोदी जी को उस स्थिति का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मेरा इतना ही मानना था। तो मुझे अभी सभी अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल एडिशन में मेरे साथ भाग लेने के लिए। और फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस बजट को लेकर देश में आम जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं कारोबारी, अब तक सरकार के फैसलों का उन पर क्या असर हुआ और इस बजट से देश के कारोबारी वर्ग क्या उम्मीद रखते हैं, इन सभी चीजों को जानने, समझने और टटोलने के लिए एपीएन की टीम देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में से एक मोरी गेट इलाके में है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ सभी लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले सालों से नहीं, कई दशकों से यहाँ कारोबार में जुटे हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सर, आपसे ही पहला सवाल, 1 फरवरी को सरकार का आखिरी बजट, क्या लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी से जो जख्म मिले थे, कुछ मरहम लगेगा क्या इस बजट में? देखिए, ऐसा है, पिछले ये 5वां बजट है मोदी सरकार का, और जिस उम्मीद से इस सरकार को लेके आए थे, हर बजट के ऊपर हम ये सोचते हैं कि भाई इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा। उम्मीद तो इस बार भी है। बाकी देखिए, ये उनके पास, ये उनके हाथ में है जो वहाँ नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं। वो हमारी पीड़ाओं को कितनी समझते हैं, कितनी जानते हैं, ये तो उनके हाथ में है। बाकी एक बात जरूर मैं कहूँगा कि अगर इस बजट में भी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप ये मान के चलिए कि जिंदगी भर हम लोग इस चीज को कोसते रहेंगे कि हमने 2014 में एक बहुत बड़ी गलती करी थी। चलिए, पैदा करने होंगे, वाकई एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पे रोजगार के मुद्दे पर जो है हमलावर रही हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। इस डिबेट के दौरान कई लोगों ने इस बात को कहा कि अगर वाकई किसानों के हितैषी हैं तो सिर्फ कर्ज माफी नहीं, ट्रैक्टर पार्ट्स या अन्य कृषि उपकरण पे जीएसटी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। आप क्या कहेंगे? सुमंत जी, इसके इतर मैं एक बात और कहूंगा, ये पिछले 4.5 साल से जो मेरे को जो दिखाई दे रहा है, वो सरकार के अंदर ये है कि करना कुछ, कहना कुछ। बात करते हैं किसानों की, जैसे अभी ये बात उठ करके आई है कि भाई कर्ज, एक तरफ कर्ज माफी करते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर 18-28% टैक्स लगाते हैं और उनको कर्जदार बनाने का साजिश चलती है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सरकार पिछले 4 साल से कह रही है एमएसएमई के लिए हम ऐसे करेंगे, हम छोटे व्यापारियों के लिए ऐसे करेंगे, ये पकौड़ा रोजगार योजना, और ये हम हर आदमी को जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिलवाएंगे, और ये क्या कहते हैं स्वरोजगार के अंदर हम ये करेंगे, हमने मुद्रा योजना और ये फलाना योजना। मैं आपको एक चीज पूछता हूं, जीएसटी से पहले जो वैट व्यवस्था थी, उस टाइम एक्साइज था, तो उस टाइम सरकार की व्यवस्था क्या थी कि 1.5 करोड़ तक का जो भी उद्यमी था, जो लोग 1.5 करोड़ तक का अपने घर में बैठे बैठे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे, उनके अंदर जो माल बनाते थे या आइटम बनाते थे, उसमें 1.5 करोड़ तक कोई एक्साइज नहीं थी। 1.5 करोड़ से ऊपर वालों का एक्साइज थी, तो उस कैटेगरी में हम लोग आते थे।
तो 12.5% हमारा, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो माल बनाती हैं इनके और हमारे बीच में 12.5% का रेट का डिफरेंस होता था। आज सरकार ने 1 रुपए से टैक्स चालू कर दिया। मेरी बात समझिए आप। अब मुझे एक बात बताइए, महिंद्रा कंपनी को या स्वराज कंपनी को, मोरी गेट में बैठा हुआ एक छोटा सा व्यापारी जिसने 10 बाई 10 की अपनी एक झोंपड़ी के अंदर अपना एक छोटा सा कारोबार कर रहा है और कोई आइटम तैयार कर रहा है अपने कुटीर उद्योग के रूप में, वो कैसे महिंद्रा या स्वराज को या सोनालिका को कैसे कंपीट कर सकता है? तो सरकार ने एमएसएमई का ध्यान कहां रखा? बहुत ऐसा है सुमंत जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल चुका हूं कि करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं इसको छोटे शब्दों में एक ही बात कहूंगा कि सरकार जो हमें आरक्षण 10% आरक्षण देकर के लुभाने की कोशिश कर रही है, हमें 10% आरक्षण नहीं चाहिए, हमें 100% संरक्षण चाहिए। हमें सरकार से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो काम हम अपने आप कर लेंगे। हमें तो सरकार संरक्षण दे, हमारे को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमारी अच्छी करे, हमारे अंदर जो भय है उसको कम करे, हमारे अंदर संरक्षण की भावना उत्पन्न करे। बाकी के रोजगार तो हम अपने आप उत्पन्न कर देंगे, मैं तो इतना ही कहूंगा। चलिए, आपके पास निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जानते हैं एक बात जो मोदी जी ने कही है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जैन साहब, संजीव जी, जैन साहब, संजीव जी, एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, बंद होने वाली है। ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। चाचा को सवाल पाई, ना राजा भैया को सवाल पाई। अगर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। किसका होगा? मैं आऊंगी। एक बात जो सामने आई और ये कहा गया कि जब हमने आरक्षण की बात करी, 10% आरक्षण लागू हो अति गरीब वर्ग को, ना कोई हिंसा हुई, ना कोई झगड़े हुए, ना कोई आंदोलन हुआ और आरक्षण लागू हुआ। क्या कहेंगे? तो सच्चाई है ना? ऐसा है मैडम, देखिए को फिर से मंत्री बनाने मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, ऐसा है मैडम, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सबसे पहले मिश्रा जी, मिश्रा जी, पे आकर के सवाल जो पूछ रहा होती है, मिश्रा जी, मैं सवाल पूछ रहा आपसे, आप जवाब दीजिए। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, मेरे सवालों से मत भागिए आप दोनों अपने सवाल जवाब करेंगे। ऐसा लग रही है, ऐसा लग रहा है ये 2020 खेल रहे हैं आप, आपकी एंकरिंग को ये नहीं मान रहे। संजीव जी, मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग वो भी नहीं सुन रहे, आप अपनी बातें कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, मैंने क्या क्वेश्चन किया, आपको पता चला क्या? अब सुन लीजिए प्लीज। मैंने एक क्वेश्चन किया है निरंजन से कि सच्ची बात तो यही है कि जब 10% अति आर्थिक रूप से अति गरीब लोगों को जब लागू करने की बात आई तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ और एक चीज लागू हो गई। मतलब कि ऐसा हो सकता था और हुआ, क्या कहेंगे? ऐसा है वंदना जी, इसके अंदर मैं 2 बातें कहूंगा। अगर किसी चीज को तरीके से किया जाए तो उस चीज का प्रभाव अलग होता है। और दूसरी बात, आपने 10% जो अग्रिम जातियों के 10% गरीबों को आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। अग्रिम जाति नहीं सर, अति गरीब लोगों की जो स्वर्ण कास्ट में जो आते हैं, या मान लीजिए जो नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी, जो नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते थे, उनके गरीबों को 10% आरक्षण जो दिया गया, इसके ऊपर ये जो भी हाई तौबा नहीं हुई या इसके ऊपर जो भी मतलब जो आपने सवाल पूछा, इसका मेरे ख्याल से इसका मामला ये है कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये मामला क्या है, कि हमें इसके बारे में इसके खिलाफ में बोलना चाहिए, हमें इसके पक्ष में बोलना चाहिए। नहीं, खिलाफत की जरूरत ही क्या थी? नहीं, खिलाफत की जरूरत कई लोगों के सुर आए हैं बीच बीच के अंदर, जैसे कई जो ये पिछड़ों की जो राजनीति करते हैं वहां से कईयों के सुर आए हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बहुत लोगों को तो ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे मैं बात करूं कांग्रेस की, या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो कांग्रेस लास्ट डेट तक कांग्रेस कंफ्यूज था कि भाई इसका हम समर्थन करें या इसका हम विरोध करें। वोट बैंक के लिए तो कंफ्यूज था ना, वोट बैंक अगर समर्थन करते हैं तो भी मरे और नहीं करते तो भी मरे। वास्तविकता वही थी कि लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस कह रही थी कि हम इसके समर्थन में, किंतु ऐसे है, किंतु वैसे है। और मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस का वार रूम कमजोर है या कांग्रेस के वॉरियर कमजोर हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मामला होता है तो ये इसको इतना मतलब इनकी जो भारतीय जनता पार्टी वालों की जो ट्रैप होती है उसमें कांग्रेस फंसती हुई नजर आती है। जैसे अभी ये चौकीदार चोर वाला मामला है, तो राहुल जी ने एक नारा लगा दिया चौकीदार चोर है, और वो उस चीज के ऊपर बिना सोचे समझे इसका आगे जाकर के क्या परिणाम हो सकता है, इसको सोचे बिना वो इसको लेकर के दौड़ पड़े और जनता से इस तरीके से इसके अंदर एक माहौल बनाना चालू कर दिया। जैसे वो एक टीवी के ऊपर पहले एक ऐड आता था कि राहुल पानी चला जाएगा,
तो वो जनता के अंदर जैसे वो हो गया ना। राजेश जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश जी तब बेताब है जी। सबसे पहले मैं निरंजन जी के पास जाना चाहूंगी। राजेश जी, आपने जो कही मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब कांग्रेस को जब देश आजादी के बाद में जब देश मिला तो उस टाइम देश की हालत किसी भी लायक नहीं थी। अब मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बांग्लादेश का जो विभाजन किया वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के राज में हुआ और जो जितना विकास किया चाहे कंप्यूटर आया वो राजीव गांधी जी की देन थी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो वर्तमान में पिछले जो 4-5 साल से जो राजनीति देखने में आ रही है उसके लिए मैंने आपको ये कहा है कि आज की तारीख में मुझे नहीं पता कि कांग्रेस का वार रूम कमजोर है या कांग्रेस का वॉरियर कमजोर है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। उसका कारण ये है कि जैसे कुछ समय पहले एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय श्री राम। अब जय श्री राम तो हर हिंदू के लिए पूज्य है, लेकिन कांग्रेस ने जय श्री राम के नारे से इतना अपने आप को दूर कर लिया कि जो जय श्री राम बोल रहा है वही बीजेपी का आदमी है। नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज बीजेपी ने आज वंदे मातरम और भारत माता की जैसे भी कांग्रेस ऐसे किनारा करने लग गई कि भाई अगर भारत माता की जय और कांग्रेस वो वंदे मातरम बोल देंगे, एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया। रंजीव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? घुमा रहे हैं आप, लगा दीजिए आजादी से पहले जो हमारी लड़ाई वंदे मातरम से शुरू होती है, कांग्रेस का नारा ही वंदे मातरम से शुरू होता है। भगवान सहमत हूँ, लेकिन आज की तारीख में जो आपका जो सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा सा कांग्रेस का नारा तो गरीबी हटाओ भी था। तो मुझे अब निरंजन पोद्दार जी के पास जाना पड़ेगा। निरंजन जी तमाम बहस आप सुन रहे हैं, आप ही क्या मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। जी क्या पूछा आपने? अभी आपने राजेश जी की बात सुनी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, देखिए राजेश जी का इसके ऊपर मेरा तो एक ही मानना है वंदना जी कि ये जब तक गहराई से इस चीज को नहीं सोचेंगे, खाली हमने 60 साल तक हमने ये किया, हमने 60 साल तक राज किया। देखिए हमारे दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, उनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, उससे मैं बड़ा आदमी नहीं हो जाऊंगा। मेरे को बड़ा आदमी होने के लिए मेरे को बड़े कर्म करने पड़ेंगे, मेरे को अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आज मेरा तो इन राजेश जी से एक ही निवेदन है कि आप आज गहराई से बैठ करके सोचिए। आप कह रहे हो कि 2014 के अंदर एक झूठे वादे पे लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आए। उसके बाद में लगातार मैंने तो देखा लगातार 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेटों के अंदर कांग्रेस को बाहर करती चली गई। ऐसा नहीं है कि 2014 के अंदर ही लोग बेवकूफ बने थे। अगर लोग बेवकूफ बने थे तो 2017 तक ये जाकर के 2018 के अंदर जो 3 राज्यों के चुनाव है इनमें जाकर के कांग्रेस ने कुछ रिकवरी करी। और वंदना जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज के 6 महीने पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो निराशा थी, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति जो निराशा थी, उस निराशा को आज कांग्रेस इनकैश नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो माहौल आज कांग्रेस को क्रिएट करना चाहिए था मेरे हिसाब से वो माहौल अभी क्रिएट नहीं कर पा रही है। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने चाहे अपने भाषणों से, चाहे अपनी जो इनकी स्ट्रेटजी है या इनकी जो एक राजनीतिक इनकी परिपक्वता है कि जो इनके 2014 से लेकर के 2018 तक जो जनता की असंतुष्टि थी उसको जनता के दिमाग से निकालने में कुछ कामयाब होते दिख रहे हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा लेके आए हों। अगर ऐसी बात है कि बिल्कुल अगर ये सरकार फेल थी और ये सरकार ने कुछ नहीं किया, ना किसी चीज में, ना कोई मुद्दे में कहीं पे भी हावी नहीं पड़ रही, तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि समाजवादी पार्टी के जो पितामह हैं और जो संस्थापक हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने पार्लियामेंट के लास्ट सेशन के अंदर आखिरी दिन के अंदर उन्होंने क्या बोला ये शायद जैन साहब को जानकारी में नहीं है। पहली बात तो सबको जानकारी लूंगी मैं उनसे तो मतलब मुलायम सिंह जी जो वरिष्ठ नेता और बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलते, मेरा जहां तक मानना है वो इतने परिपक्व है राजनीति के अंदर कि बिना कारण कोई उनकी जबान नहीं फिसल सकती। जैसे आपने कैंडल मार्च निकाली, हम सैनिकों के साथ हैं राजेश जी, जैसे कैंडल मार्च निकाली थी वैसे आप विजय जुलूस निकाल के साथ हैं। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 3 खास मेहमान हैं। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आरएलडी की तरफ से शोएब आलम साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जबकि राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित पुरी साहब जुड़ चुके हैं। जबकि प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन शुरुआत निरंजन पोद्दार जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा
क्योंकि मैदान में उतरने से पहले जो महाभारत अब शुरू हो चुकी है, ये कितनी बड़ी चुनौती है सभी राजनीतिक दलों के लिए। देखिए ऐसा है भाई जी, मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से जो है ये हर चुनाव में होती है, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, क्योंकि आजकल अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं जी। जो भी कार्यकर्ता काम करता है वो ये चाहता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज मिले। मैं इतने साल से पार्टी के लिए झंडे डंडे उठा रहा हूँ, बैनर पोस्टर हैन तैन जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कुछ ना कुछ उसका मुझे पारितोषिक मिले। और देखिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ही सीट होती है जी। तो एक आदमी को एक सीट दी जाती है, बाकी सारे के सारे असंतुष्ट होते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये असंतुष्टि कुछ दिन के लिए होती है। और खासकर मैं आपको बताऊं, ये जैसे लोकसभा चुनाव है, जितना छोटा चुनाव होता है वो उतना कैंडिडेट बेस होता चला जाता है, और जितना बड़ा चुनाव होता है वो उतना ही पार्टी बेस होता चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कि भाई ज्यादा इसके अंदर कोई वोटों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब जो चुनाव हो रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है 2019 में जी। ये जनता जो है इसके लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगी। तो जनता ये चीज देखेगी कि भाई केंद्र के अंदर कौन आदमी लीड कर रहा है, कौन आदमी इनका नेतृत्व कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका थोड़ा मोड़ा फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई विशेष फर्क नहीं होगा। चाहे वो साक्षी महाराज धमकी दे रहे हो या कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इसका किसी, हाँ एक चीज जरूर होती है। और देखिए वैसे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर बीजेपी के लिए मैं ये बात कहता हूं, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके अंदर जो इसका वोटर है वो भी कोर वोटर है जी। तो वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो ये है कि भाई साक्षी महाराज को टिकट मिल गया, साक्षी महाराज को वो चुनाव में वोट देंगे, किसी और को मिल गया तो और को वोट देंगे। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर कैडर बेस, उनका कैडर इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो क्षेत्र के अंदर कौन प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के हिसाब से फर्क पड़ता है। तो मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितना भी ये जो अभी जो ये होगा, ये तो अभी और ज्यादा आप देखेंगे कुछ आगे जाकर के जैसे जैसे ये बिल्कुल, समय नजदीक आएगा। अटकलें जिस तरह की लगाई जा रही हैं कि तकरीबन 2 दर्जन यानी कि 24 से 25 सिटिंग एमपी ऐसे हैं जिनके टिकट इस बार कट सकते हैं। हालांकि उसके लिए इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं है। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। आप देखिए जैसे यूपी के अंदर कहते हैं कि भाई 90% से ऊपर जो सांसद है उन्होंने अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं करी। तो इसका मतलब क्या, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्षेत्र में कितना ध्यान दिया होगा या क्षेत्र में कितना उसने विकास कार्य किए होंगे कि जब उसकी अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं हुई तो इसका मतलब वो तो यहाँ पे लुटियंस जोन के अंदर बैठा हुआ होगा अपने कार्यकाल के दौरान। तो जनता देखिए, जनता आजकल जागरूक हो गई है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया इतने स्ट्रांग हो गया। आजकल हर आदमी को डे टू डे बेसिस के ऊपर रिपोर्ट मिल रही है कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है, कितना काम किया, कितना और किया। तो देखिए इसके अंदर अब ये जो टिकटें कटेंगी तो ये अवसंभावी है, ये कटना जरूरी है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। चलिए बिल्कुल। और हर बार मैं उसका अभी 2 दिन पहले तक हुए हैं, उसका उत्तर आप मुझे ये मत बताइए। अभी 2 दिन पहले तक प्रयास हो रहे थे, उधर से गठबंधन भी चाह रहा था कि कांग्रेस को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब शायद कांग्रेस को लग रहा है कि चमत्कार हो जाएगा। तो वो चमत्कार की वजह हम जानना चाहते हैं ताकि दर्शक समझ पाए। मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं उसका प्रियंका उत्तर गांधी दे का- रहा हूं। हम प्रियंका गांधी का चाहते थे चेहरा। पहले दिन से कि महागठबंधन बने और धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा ना हो, पहले दिन से हम चाहते थे। आज भी हम चाहते हैं कि देश में समान विचारधारा वाले दल कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में मिलकर मोदी सरकार को हराए। आज भी हम चाहते हैं, आज भी हम चाहते हैं चमत्कार देश के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है वो चमत्कार करेगा। मुझे सबसे पहले आपको कहीं जाना भी है। घनेन्द्र भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने पार्टी के पक्ष में कम से कम आपने कुछ बातें रखी हैं। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, ये चीजें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि क्या हमें बरगलाने के लिए तमाम राजनीतिक दल बैठे हैं कि जब आप समान नीतियों की बात करते हैं, समान विचारधाराओं की बात करते हैं, जबकि वही जनता 4 दिन पहले आपस में तू मैं करती है, आपको देख चुकी है। ऐसा अक्षय जी, मैं जो कहना चाह रहा था इसी विषय पे मैं आना चाह रहा था। वास्तविकता क्या है कि चुनाव से कुछ समय पहले, यानी चुनाव से 6 महीने पहले जनता का मूड कुछ और होता है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मैंने कई चुनावों में देखा है, कई चुनावों का मैंने विश्लेषण किया है जी। जैसे राजस्थान विधानसभा का चुनाव भी आप ले सकते हैं कि चुनाव से 3 महीने पहले वहां पे स्थिति जो आम जनता के बीच में हम लोग जब जाते हैं, हम लोगों आम जनता से जब हम रायशुमारी करते हैं तो चुनावों से 3 महीने पहले स्थिति यह थी कि कांग्रेस 150, बीजेपी 35-40 और बाकी के अदर।
और चुनाव आते आते मामला पैरेलल सा करीब करीब 5-7-10 सीटों का फर्क रह गया। चुनाव आते आते वो सारा का सारा सिस्टम चेंज हो गया जी। आज के 2 महीने 3 महीने पहले लोग जो है थोड़ा सा मान लीजिए मोदी सरकार के कामों से थोड़ा असंतुष्ट थे। उनकी अपेक्षा अनुरूप काम मान लीजिए नहीं हुआ, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं, किसी भी पार्टी से किसी भी सरकार से ज्यादा होती हैं। तो 3 महीने पहले जनता का मूड कुछ और था, लेकिन आज जो बीजेपी ने जो रिकवर किया, इसको आप बीजेपी की रिकवरी भी कह सकते हो और इसको आप कांग्रेस का हिट विकेट भी कह सकते हो। और मेरे को तो ये संभावना लगती है कि चुनाव आते आते कांग्रेस कभी भी अपने आप को अपना बल्ला विकेटों में ना मार ले, अपनी हिट विकेट ना हो जाए। उसका कारण जानते हैं क्या है? सन 1990 से लेकर के 1900 श्री राम एक आराध्य है, भगवान श्री राम एक आराध्य है, कांग्रेसियों के भी आराध्य हैं। मैंने देखा है, मेरे बहुत कांग्रेसी मित्रों से मेरे संपर्क हैं, वो सुबह शाम परमात्मा का नाम लेकर के, भगवान राम का नाम लेकर के निकलते हैं। लेकिन मंच से जय श्री राम बोलना उनको कम्युनल लगने लग गया। मतलब इन्होंने अपने आप को इतना दूर कर लिया इस नाम से। अब आज की तारीख में अक्षय जी आप देखेंगे कि वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद, इन नारों से भी कांग्रेस को चिढ़ सी होने लग गई है। मतलब भाई, अरे आप थोड़ा सा चीज को समझो। बीजेपी जो ट्रैप लगाती है, कांग्रेस वाले उस ट्रैप में आते हैं। ठीक, अब मैं यही सवाल आपसे करने भी जा रहा था कि इंडिया के अंदर चाहे राफेल का मुद्दा हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी कोई ऐसा ट्रैप फेंकती है जिसमें तमाम पार्टियां उलझ कर रह जाती हैं और बीजेपी अपनी उस बढ़त का फायदा उठा ले जाती है? मैं आपको मेरे से पूछ रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सईद अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपको नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी के संरक्षक अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी एक मजबूत पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 3-4 बार सत्ता पर काबिज रह चुकी है अपने दम पर,